दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया स्वागत। हरिद्वार में विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति पर की चर्चा। लालकुआ में हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस का हमला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिंदर बोरा ने रैली को बताया फ्लॉप, कहा असल मुद्दों से ध्यान भटका रही बीजेपी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती आज। उत्तराखंड कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। विचार गोष्ठी का आयोजन कर पूर्व पीएम की नीतियों को किया गया याद। और देहरादून में महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। शनिवार को करेगी प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन। गणेश गोदियाल ने कहा केंद्र सरकार ने जनता की कमर तोड़ी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। इसको लेकर लगातार उत्तराखंड पर उनसे विशेष चर्चा भी हुई है। जल्द ही कैंसर जैसी घातक बीमारी का हरिद्वार में अस्पताल शुरू हो सकता है। इसके लिए राज्य सरकार की टाटा इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से अंतिम चरण की बातचीत हो चुकी है। हरिद्वार और हल्द्वानी में राज्य सरकार ने इसके लिए भवन चिन्हित करने की कवायद भी शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पत्रकारों को संबोधित किया। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करते हुए बलूनी ने दावा किया कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएगी और इस बार की तरह ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। एक बार सत्ता में रहने और एक बार बाहर निकल जाने का मिथक भी इस बार टूटेगा। इसके अलावा बलूनी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ये जो एक मिथ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर और पहाड़ी राज्यों में सरकारें रिपीट नहीं होती है, उस मिथ को तोड़ने के लिए और पूरी तरीके से उत्तराखंड के अंदर विकास को और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। हम लोगों का लगातार प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के अंदर समुचित विकास जो गति पकड़ी है वह उसी प्रकार से जारी रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नियमित रूप से उत्तराखंड आ रहे हैं। आने वाले दिनों में गृह मंत्री जी के दौरे उत्तराखंड के लिए तय हो रहे हैं। आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भी कार्यक्रम तय हो रहे हैं। तो इन सब को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने को लेकर और तमाम जो हमारा चुनाव के लिए जो हमारी पार्टी का पूरा सिस्टम है उस स्वरूप को पूरा तैयार करने को लेकर माननीय अध्यक्ष जी का दौरा है। विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगाए हुए 15 दिन का समय पूरा होने पर बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट के विधानसभा परिसर में प्रवेश मान्य होगा। ये बात आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव से बैठक करने के बाद कही। बता दें कि पिछले दिनों उच्च अधिकारियों के संग विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया था कि विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही विधानसभा परिसर में ही एंट्री मिल सकेगी। देखिए, पिछले दिनों जो हमारी सुरक्षा संबंधी बैठक हुई थी विधानसभा सत्र के मुतालिक, और उसमें हमने उस समय ये बात की थी कि जो भी हमारे माननीय विधायकगण होंगे, अन्य तमाम लोग जो सत्र के दौरान यहाँ प्रवेश करेंगे विधानसभा के अंदर, वो आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाएंगे, तभी उनको यहाँ प्रवेश मिलेगा। और उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट भी जहां वो होंगे और अपने विधानसभा के हॉस्टल, जो विधायकों का हॉस्टल है, या वो व्यवस्था करने की बात आई थी। लेकिन इसी बीच में एक विषय सामने आया कि इसका और क्या रास्ता निकाला जा सकता है। तो आज मैंने हेल्थ की जो हमारे यहाँ अपर सचिव है सोनिका, उनसे मैं बैठ के बातचीत की है, क्योंकि हेल्थ उसमें क्या और ऑप्शन या विकल्प इसके लिए दे सकता है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश का पहले उच्च शिक्षा के लिए व्यावसायिक महाविद्यालय पैथाणी बनकर तैयार होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने उसके पदों की मंजूरी भी दे दी है। इस साल 5 विषयों के कोर्सेज शुरू होंगे। आपको बता दें कि कॉलेज के अंदर बीएससी ऑनर्स की शिक्षा भी दी जाएगी।
दूसरे चरण में आधे दर्जन से ज्यादा व्यावसायिक कोर्सेज भी चलाए जाएंगे ताकि वहां पर शिक्षा लेने वाले छात्रों को 100% रोजगार मिल सके। बता दें कि 26 करोड़ की लागत से इस कॉलेज का निर्माण होगा और कॉलेज के तहत छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी की जाएगी। पहला जो व्यवसायिक कॉलेज है जो कि बनास पैठानी में बनके अभी तैयार हो रहा है, आज ही हमारी सरकार ने उसके पदों की स्वीकृति दे दी है और इस साल जो है 5 विषयों पे वहाँ पे जो है कोर्स चलाए जाएंगे, जिसमें 3 विषयों पे बीटेक की पढ़ाई की जाएगी। और ये पढ़ाई भी ऐसी है कि देश में जो जहाँ आईआईटी में जो पढ़ाई होती है वो जो है उसे व्यवसायिक कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस है, उसमें बीटेक जो है फूड टेक्नोलॉजी है, उसमें बीटेक जो है हमारा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का भी है, फिर बीटेक जो है कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी का भी है। 4-4 साल का इसमें कोर्स किया जाए। वहीं गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा के पाबो ब्लॉक में जम्मू कश्मीर में राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान ग्राम सभा सालाना पौड़ी गढ़वाल की वीर सपूत 16 गढ़वाल राइफल के सूबेदार राम सिंह के शहीद होने की दुखद खबर सामने आई है, जिसके बाद गांव में शोक की लहर चल पड़ी है। सूबेदार राम सिंह भंडारी 30 साल की सेवा के बाद फरवरी 2022 में रिटायर होने वाले थे। उनका परिवार अभी मेरठ में रहता है। शहीद भंडारी के परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा भी शामिल है। शुक्रवार सुबह शहीद के पार्थिव शव के मेरठ लाए जाने की जानकारी मिली। वहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबेदार राम सिंह की शहादत पर गहरा शोक जताया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने भी दुख जाहिर किया। हमारे मेरठ में ईसापुरा में जो शहीद हुए हमारे जो उत्तराखंड के श्रीनगर विधानसभा पाबा ब्लॉक सलाना गांव के जो राम सिंह भंडारी जी, उनके जो अत्यंत हमें ये दुख का विषय है और इस दुख के वजह हम उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। और ऐसे लाल जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, उनको हमारा सशक्त प्रणाम। बीते दिनों लाल कुआं में हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिंदर बोरा ने रैली को फ्लॉप करार देते हुए इसे बीजेपी का नाटक बताया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी रैली के माध्यम से लोगों के असल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। हरिंदर बोरा ने कहा कि बीजेपी की रैली में ना तो जनाधार था और रैली में बीजेपी 2 गुटों में बढ़ती नजर आई। उन्होंने कहा कि रैली में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व दर्जा मंत्री के बीच हुई धक्का मुक्की ने साबित कर दिया कि बीजेपी के पास कोई भी चेहरा नहीं है, भाजपाई आपस में ही लड़ रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली जो कल निकाली गई है, मेरा ये कहना है कि वो रैली बिल्कुल फ्लॉप रैली है। एक तो लोग उसमें बहुत कम आए थे, फिर दूसरा उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी लालकुआं विधानसभा की जो है गुटों में बढ़ते हुए नजर आई। एक वीडियो भी वायरल हुआ है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वर्तमान में जो मौजूदा विधायक हैं उनके जो है धक्का मुक्की हुई। तो इससे आप खुद ही स्वतः ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इस किस्म का कार्य अभी से इन लोगों को हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा भाई कौन कैंडिडेट है। वहीं देहरादून में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस शनिवार को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जहां देहरादून में प्रदर्शन करेगा, तो जिला और ब्लॉक स्तर पर स्थानीय नेता विरोध करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ रखी है, तो राज्य सरकार उस पर जुबान खोलने को तैयार नहीं है। इसे लेकर कल कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। वो आज फिर दोबारा इस वृद्धि से हतोत्साहित है और अचंभित भी है, आश्चर्यचकित भी है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम ब्लॉक स्तर पर और प्रत्येक जिला मुख्यालय में, साथ ही यहाँ प्रदेश मुख्यालय में इस बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार तक ये संदेश भेजेंगे
कि आज पूरे भारत देश की जनता, हमारे पूरे प्रदेश की जनता इस महंगाई से त्रस्त है। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उत्तराखंड कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेसियों ने विचार गोष्ठी का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री की नीतियों को याद भी किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उपनेता प्रतिपक्ष करण महाराज सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वर्गीय राजीव गांधी को एक महान जन नेता बताते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया। हरीश रावत ने आगे कहा कि अगर राजीव गांधी आज जीवित होते तो भारत विश्व में सबसे ऊपरी पायदान पर होता। उन्होंने राजीव गांधी के तमाम ऐसे कार्यों के बारे में भी बताया और कहा कि देश की प्रगति में राजीव गांधी का अहम योगदान रहा है। राजीव गांधी जी एक अद्भुत व्यक्ति और आज वो करीब हमारी उम्र के होते आज जिस तरीके से उन्होंने देश को एक नई दृष्टि दी, एक नई सोच दी, आधुनिक भारत के लिए खड़ा करने का काम किया। काश ऊपर वाला कृपालु होता और वो हमारे बीच में रहे होते तो आज भारत बुलंदियों पर होता, एक बड़ी महाशक्ति नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में कहीं पर खड़ा। वहीं किच्छा में भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उनकी याद में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ के कार्यालय पर स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प चढ़ाए गए। बेहड़ ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जैसे नेता की दूरदर्शिता के फलस्वरूप ही देश कंप्यूटर युग में प्रवेश कर सका है। जब कंप्यूटर के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान के प्रयासों को उन्होंने बल देना शुरू किया था तो लोगों ने इससे बेरोजगारी बढ़ने की बात कहकर उनकी आलोचना की थी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, हम लोगों ने मनाया है और पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता मना रहे हैं। राजीव गांधी ने जो कुछ हमें दिया वो हम लोग जानते हैं। हमारा जो संविधान के अंदर संशोधन करके जो पंचायती राज का सपना उन्होंने स्वीकार किया, आज हर कोई व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष बन सकता है। पहले चुनिंदा लोग ही, धनाढ़ लोग ही, पैसे वाले लोग ही बनते थे। हर कोई भी व्यक्ति ग्राम प्रधान बन सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला सरकारी चिकित्सालय में मरीजों को फल बांटे और राजीव गांधी को याद किया। फल बांटते समय पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आज भी वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती है और आज सबसे पहले हम उनको शत शत नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और स्वर्गीय राजीव गांधी एक ऐसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस देश के युवाओं के लिए 18 साल से कम, 18 साल से ज़्यादा होने पर उनको वोट का अधिकार दिया और कंप्यूटर क्रांति के जनक थे और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी। उन्होंने बहुत उत्कृष्ट ऐसे कार्य किए हैं जिनको ये देश कभी। वहीं स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मसूरी में कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती की सूचना नहीं दी गई थी, जिस कारण कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा गया। कांग्रेस पार्टी में जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबत वरिष्ठ पदाधिकारियों पर दोष लगाया, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इससे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वरिष्ठ पदाधिकारियों को जब संपर्क किया गया तो उन्होंने शहर में होने की बात कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस भवन में ताला रहता है और जिसकी चाबी शहर कांग्रेस अध्यक्ष के पास होती है, लेकिन वे आज शहर में मौजूद नहीं थे, जिस कारण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका। भारी बारिश की वजह से, कारण की वजह से जो है आज हम राजीव गांधी जी की जयंती नहीं बना पाए, क्योंकि रास्ते ही जो है बड़ी बारिश हो रही थी
हम इस तरह से जो हमें अपना प्रोग्राम जो है कैंसिल करना पड़ा। बाकी मैं राजीव जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। राजीव गांधी जी ने जो हमारे देश को काफ़ी कुछ हमारे देश को उन्होंने दिया, जैसे कि 18 साल की उम्र के युवाओं को उन्होंने वोट का अधिकार दिया। आज हम जो ये कंप्यूटर पे जो हम इतना काम कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, ये भी सब राजीव जी की देन थी। और इंटरनेट और ये सब जो है राजीव जी की देन थी। आधुनिक भारत निर्माण के जो जनक रहे हैं राजीव गांधी जी, जैसा कि आप लोगों से पता चल रहा है कि आज उनके उपलक्ष्य में किसी भी तरह का मसूरी कांग्रेस की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक खेद का विषय है और मैं इसकी भरकस निंदा करता हूँ। क्योंकि कहीं पूरे जो आज हमारा आधुनिक भारत है इसके जनक राजीव गांधी जी रहे हैं। मैं कांग्रेस होने के नाते ही नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और हमारा फर्ज था कि उनके इस जयंती पर कोई ना कोई प्रोग्राम होना चाहिए था। पर मैं शायद समझता हूँ कि कुछ ना कुछ कांग्रेस कमेटी की ऐसी मजबूरी रही होगी जिसके कारण वो नहीं। चलिए इसी बीच रुक करते एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें रुड़की से सामने आ रही है, जहां पर दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। दारोगा पर निलंबन की गाज गिरी है। पेशकार से बॉर्डर पर मारपीट और लूटपाट में दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में दोषी पाए गए दारोगा को एसएसपी हरिद्वार ने सस्पेंड कर दिया है। दारोगा भजराम चौहान को निलंबित किया गया है। कार्रवाई के बाद पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई है। तो बड़ी खबर रुड़की से, जहां पर पेशकार से बॉर्डर पर मारपीट और लूटपाट मामले में दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिला कोर्ट के पेशकार और उनके साथियों के साथ नासन बॉर्डर पर मारपीट और लूटपाट के मामले में ड्यूटी पर तैनात दारोगा पर गाज गिरी है। जांच में दोषी पाए जाने पर एसएसपी की ओर से दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वही दारोगा पर कार्रवाई के बाद घटना वाले दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार के ज्वालापुर पीठ बाजार निवासी नितिन अग्रवाल जिला कोर्ट में पेशकार है। आपको बता दें कि 6 अगस्त को सुबह करीब 4:30 बजे अपने 4 साथियों के साथ मेरठ से ज्वालापुर लौट रहे थे और इसी बीच नारसन बॉर्डर पर तैनात पुलिस कर्मियों से उनकी नोकझोंक हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आशा कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार के खिलाफ धरना 18वें दिन भी लगातार जारी है। महिला अस्पताल परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सरकार विचार नहीं करती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगी। वे आशाओं की मांग है कि उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए दिया जाए। इसके अलावा कोविड कार्य में लगी सभी आशा वर्कर्स को 10,000 रुपए मासिक कोरोना भत्ता भुगतान किया जाए। आशा कार्यकर्ता पिछले 18 दिनों से अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी हुई है। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि चुनाव से पहले कई तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन होते ही रहते हैं। आशा कार्यकर्ता हमारी बहुत मजबूत कड़ी है। हम लोग चुनाव की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे धरना प्रदर्शन और अन्य प्रकार के आंदोलन होते हैं। आशा बहनें हमारे स्वास्थ्य विभाग की मजबूत जो है वो कड़ी है और आशा की बहनों के लिए मैं समझती हूँ स्वास्थ्य विभाग उचित फैसला लेगा। ऐसा मैं आपको मांगे ये है कि सरकार हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन दे। जितनी हमारी बहनों ने कोरोना काल में ड्यूटी करी है उन्हें 10,000 रुपये मासिक भत्ता अलग से दे और 50 लाख का बीमा करे। प्रदर्शन को कितना समय हो गया है? कितने दिन हो गए? आज हमारे प्रदर्शन को 18वां दिन है। आने वाले दिन में क्या है प्लान? आने वाले दिन में ऐसी होगा, अगर जो हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में तो हैं ही, फिर हम उग्र आंदोलन में शुरू हो जाएंगे, भूख हड़ताल। बद्रीनाथ धाम की यात्रा खोलने में हो रही देरी पर पांडुकेश्वर घाटी के लोग भड़क उठे। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मोर्चा खोला। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने विधायक महेंद्र भट्ट का पुतला फूका। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे NH58 पर लगातार बारिश होने के कारण भारी मलबा आ गया है, जिससे वो मार्ग बाधित हो गया है। बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो कई जगह पे हमारे क्षेत्र में जो है मलबा आ गया और बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। ये शिव मूर्ति के ठीक सामने जो दिख रहे हैं आप, यहाँ पे भी काफ़ी मलबा आ गया और बोल्डर गिर रहे हैं। और साखणीधार एवं सौरपानी और तोता घाटी के बीच में भी जो है काफ़ी मलबा आ गया। इसमें टाइम लगेगा, जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक मशीन लगाना भी थोड़ा खतरा हो रहा है। और जब बारिश बंद होगी तब इसके बाद ही जो है शायद मशीन लग पाएगी और ये मलबा
उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर प्रदेश भर में भारी बारिश देखने को मिली है। वहीं अगर आगे की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिन भारी बारिश होने की संभावना जताई है, खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों पर। मौसम की बात करें, आज 20 अगस्त हो गई है। पीछे कुछ दिन से आप देख रहे थे कि जो एक्टिविटी थी वो कम थी, और आज जो है पास्ट 24 आवर्स जो जैसे बोला था कि 19 तारीख से जो है जो मौसम की गतिविधियां हैं वो उत्तराखंड में बढ़ेगी, तो वो शुरुआत हो गई है 19 तारीख से ही। और पिछले जो 24 आवर्स रहे हमारे, तो उसमें जो मानसून की एक्टिविटी है, एक्टिव मानसून जो है उसमें वो रहा है। तो एक्टिव मानसून से मतलब ये होता है कि 1.5 गुना से ज़्यादा जो नॉर्मल रेन होनी चाहिए उससे 1.5 गुना से 4 गुना तक का जो रेन अगर ज़्यादा मिलेगी तो तब उसको एक्टिव मानसून हम बोलेंगे। तो 1.5 गुना से ज़्यादा रेन जो है पिछले जो 24 आवर्स है नॉर्मल से वो मिली है। शिया समुदाय के लोगों द्वारा मोहर्रम मनाकर मजलिसों और मातमी जुलूस के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। कोरोना के चलते इस बार भी शिया समुदाय के लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सीमित लोगों द्वारा ही मजलिसों का आयोजन किया गया। और इंसानियत का मजहब, इमाम हुसैन ने कोई मजहब नहीं, इमाम हुसैन किसी मजहब के लिए काम नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया है। शिया ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन ने शिया चाहते हैं, नहीं, हर मजहब और मिल्लत का फर्द हुसैन के मजलूम को चाहता है। तो इसलिए कि इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया। हुसैन ने इसी दीन को बचाने के लिए अपने 80 बरस से लेकर 6 महीने के बच्चे तक की कुर्बानी दी, लेकिन जो आज है यही इंसानियत का पैगाम देता है। हमें मजहब इस्लाम जिसको पर हम गम कर रहे हैं ये इमाम हुसैन की देन है, और इमाम हुसैन ने ही इस दीन इस्लाम को बचाया, नमाज को बचाया, इंसानियत को बचाया। इंसानियत के लिए इमाम हुसैन की तरफ से ये पैगाम है कि जालिम के आगे न झुको, भले सर कटा दे। सितंबर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक श्री नंदा देवी महोत्सव 2021 के लिए आयोजक संस्था श्री राम सेवक सभा ने तैयारियों के लिए उप समितियों का गठन कर दिया है। सभा के अध्यक्ष मनोज साहा और महासचिव जगदीश पवाड़ी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले 1 सितंबर को जिला प्रशासन के साथ होने वाली बैठक के बाद तैयारियों में तेजी लाई जाएगी। वहीं देहरादून के संत निरंकारी भवन में 15 जून से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा। साथ ही डॉक्टर रागनी पुरोहित ने बताया कि अभी तक 30 से 35 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस वक्त हम निरंकारी भवन में हैं और इससे वैक्सीन का जो टीका लग रहा है, यहाँ पे डॉक्टर साहब से पता करते हैं कि कब से ये अभियान शुरू हो रहा है। क्या नाम है? से वैक्सीनेशन का स्टार्ट हुआ था और तब से अभी तक हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो वैक्सीन कोविशील्ड सारी हो गई, 2-3 प्लस 35 प्लस सबका है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये जो अभियान है आप लोगों ने कब से प्रारंभ किया है? हमारा लगातार 15 जून से ये सत्संग वैसी सक्रिय है और यहाँ पर इससे पहले जो है वैक्सीन की फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लग रही थी और आज तक निरंतर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जो अभी आपने बात करी डॉक्टर आदमी जिसे निरंतर 15 जून से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज से यहाँ पर कोविशील्ड की फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज भी शुरू हो चुकी है। अगर किसी का स्लॉट बुक नहीं है तो वो बिना स्लॉट बुक कराए यहाँ पर आके टीका लगा सकता है। संत निरंकारी मिशन ने अपना ये भवन देहरादून की जनता को समर्पित किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में काफ़ी लोग परेशान थे और जो वैक्सीन सेंटर चल रहे थे एक कमरों में चल रहे थे। तो संत निरंकारी मिशन और हमारे जो मिशन की जो सदगुरु माता श्री दीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी हैं, हमारे जो अनिलता श्री हरभजन सिंह जी, हम लोग 21 तारीख को उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जी, उनसे मिलने गए और उनसे आग्रह किया कि हमारे देहरादून में उत्तराखंड में जितने सत्संग भवन है आप इनको वैक्सीन सेंटर में तब्दील करिए ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। और संत निरंकारी मिशन नर सेवा नारायण पूजा में विश्वास रखता है, यानी कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो हमारे जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और हम कोशिश करते हैं
कि हम जनता से अच्छा व्यवहार करें और जो भी हमसे सेवा हो रही है, हो पा रही है, हम जनता को सेवा देने का प्रयास बर्थडे यहाँ पे मतलब 15 से ऊपर बर्थडे का वैक्सीनेशन होता है और 2-3 महीने हो चुके हैं संत निरंकारी को शुरू की हुई। तो 1500 के हिसाब से मेरे हिसाब से 40-50 हज़ार के ऊपर तक यहाँ पे वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है और आगे भी यही निरंतर चलता रहेगा। और उसके बाद 12 और 18 के बीच के जितने भी युवक आते हैं उनकी वैक्सीनेशन भी शुरू होगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे वैक्सीनेशन और अच्छे आंकड़ों में आपको देखा जाएगा। और अभी सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज 18+ और 45+ के जितने भी थे लगभग 90% कम्प्लीट हो चुकी है। अभी 10% जनता बची होगी, तो उन्हीं के लिए ये कैंप अभी चल रहा है। और आगे भी जो जब ये बच्चों में 1200 और 18 के बीच के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी नौजवान हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन अच्छे ढंग से शुरू होगा और उस समय भी वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा होगा काफ़ी रोचक करने वाला होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो अभियान है तो वैक्सीन का अभियान लगातार जारी रहेगा। VIP न्यूज़ से मैं सचिन कुमार, देहरादून। नर सेवा नारायण सेवा हमारा ये स्लोगन है कि अगर हम किसी भी मनुष्य की अगर सेवा करते हैं तो वो सेवा मनुष्य की न होके स्वयं परमात्मा की सेवा है। क्योंकि जो शरीर को हम अपना मानते हैं, शरीर कुछ नहीं, शरीर तो मिट्टी का पुतला है, लेकिन जो आत्मा है वो हर जीव में विद्यमान है और इसी भाव को रहते हैं कि हर किसी में परमात्मा का वास है। हम ये सेवा भाव से, इसमें कोई वो नहीं है, हर कोई बढ़ चढ़ कर सेवा करता है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।